हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो ये हमारी थर्ड क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। हम बेसिकली बीपीएससी एईटीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस ऑर्डर में हमारी ये थर्ड वीडियो ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड अगर आपने उसको नहीं देखा है प्लीज़ कम्प्लीटली वॉच those videos, and without wasting any time let's start our topic. And the first question is भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर तो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि लोमड़ी की तरह बिल्कुल चालाक था। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। कैसे हो जाएगा? देखिए, ये 2020 के री एग्ज़ाम में पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, आप क्रम से देखते जाइए। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर की तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1758 से 60 तक रहा। फिर उसके बाद देखिए, जब इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 से 67 तक, फिर से उसे बुला लिया जाता है। यहाँ पे हम अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स, इसके बाद में बना था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में बना। उसके बाद 1834 में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में बात करें, विलियम बेंटिक तो कहीं है ही नहीं, इस वजह से हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विलियम बेंटिक वही थे जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय की सहायता की थी, किस लिए? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक नींव डाल दी थी। फिर बक्सर के युद्ध में तो पूरा ही चारों खाने चित कर दिया था, जो भी उस टाइम पे हमारे नवाब हुआ करते थे, मुगल बादशाह वगैरह सब। तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता के रूप में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था लॉर्ड क्लाइव। इसके आगे लॉर्ड नहीं लगा सकते। इसे युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई, तो बस फिर क्या था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया था? स्टार्ट किया था क्लाइव ने, समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था 1772 में। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने, क्योंकि देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी ना। फिर इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि आप स्वयं ही दीवान बनिए और प्रबंधन जो मैनेजमेंट है अपने हाथ में ले लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों, जो कि मोहम्मद रज़ा खान था, जो कि मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का नवाब था, उप दीवान, और राजा शिताब राय, जो कि बिहार के उप दीवान से थे, उन दोनों को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और द्वैध शासन की ये जो समाप्ति कर दी। और ये शुरुआत 1765 से जानी जाती है, लेकिन 1773-72 आते आते ख़त्म कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसमें क्या होता था ना कि एक दीवानी अधिकारी होती थी, जिसे के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार के अंतर्गत अपने पास रखती थी और निज़ामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। तो डुअल सरकार थी, एक कंपनी की सरकार थी, एक नवाब की सरकार थी। तो बेसिकली क्या किया गया कि डुअल गवर्नमेंट को, द्वैध शासन को समाप्त किया गया। उसके बाद में वास्तविक शक्ति पूरी की पूरी कंपनी के हाथों में दे दी। हालांकि नवाब उस टाइम पे भी कठपुतली ही रहता था, लेकिन एक टाइप ऑफ डुअल गवर्नमेंट था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन, सॉरी कैप्टन स्लीमैन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे। अगर हम बात करें, वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ा देते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है, उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार से लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए ठगी व्यवस्था। तो स्लीमैन, आप ध्यान में रखिएगा नाम। और अगर हम बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों की विरुद्ध कार्यवाही के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1562 मतलब कि 1562 ठगों को बंदी बनाया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया।
ठगों का उन्मूलन, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, कैप्टन स्लीमैन। ठीक है। भारत में ठगी अतिक्रमण, हो फिर से वही क्वेश्चन, तो आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है स्लीमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, भारत में प्रथम रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन तो डलहौजी की देन है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस टाइम पे था ये। रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये था डलहौजी, और 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में चलाई गई थी, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। अभी हमने देखा था ना, विलियम बेंटिक ने स्लीमैन को नियुक्त किया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। अभी हमने ये भी देखा था, सती प्रथा, दास प्रथा, ठगों वाला। ठीक है। ये वाला नहीं करता किया था इन्होंने, विलियम बेंटिक ने। बाकी बढ़िया काम किया था कि सत्य प्रथा का उन्मूलन कराया, मतलब ख़त्म कराया, दास प्रथा खत्म कराया, ठगों के खिलाफ में भी इन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अगर हम बात करें ना कि इन्होंने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? देखिए विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसरॉय ने अपनाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटन। ठीक है। लिट्टी चोखा अफगानिस्तान, अफगान जलेबी के साथ अच्छी लगती है, तो ऐसे कर सकते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? लिटन ने अपनाई थी। ठीक है। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पे अग्रगामी नीति का अनुसरण किया जाने लगा। 2017 का क्वेश्चन है। तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लिटन ने अपनाई थी। ठीक है। लिटन किससे संबंधित नहीं है? देखिए नहीं वाले क्वेश्चंस इसलिए मिस्टेक कर जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत ही दुख होता है। तो एल्बर्ट बिल से एसोसिएटेड नहीं है लॉर्ड लिटन, तो स्ट्रैची कमीशन से रिलेटेड है, शस्त्र अधिनियम से रिलेटेड है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी रिलेटेड है। ठीक है। बेसिकली ये वाला बहुत पूछा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? तो लिटन। लेकिन एल्बर्ट नहीं, एल्बर्ट बिल कुछ और ही था। ठीक है। तो एल्बर्ट बिल देखिए रिपन के टाइम पे इसको प्रस्तुत किया गया था, रिपन के टाइम पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को, जो इंडियन जजेस थे, उनको यूरोपीय जो अपराधी क्रिमिनल्स होते थे उन पे भी मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी रिपन के द्वारा। एक तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा बहुत ठीक ठाक में विलियम बेंटिक था, एक ठो रिपन भी था। ठीक है। तो अगर हम बात करें लिटन एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण एनेक्स्ड किया? सिंध को किसने विजित किया? नेपियर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे एलन बरो। इसके शासनकाल में 1842 से 44 के दौरान ये चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। एलन बरो के टाइम ड्यूरेशन में ध्यान में रखना है, चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर क्या होता है, अफगान को मिलाया तो सिंध के आसपास का एरिया तो सिंध के आसपास ही पड़ता है। तो आंग्ल और अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम यही था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कूट मिलाना है, तो बेसिकली यहाँ देखिए अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी का था, जो गोद लेने का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है। तो सी का वन देखिए इसमें है और इसमें भी दिख रहा है, और देखते हैं किसी में। ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें लिनलिथगो, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे आया था। ठीक है। मैकडोनल्ड, ये मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, गोलमेज सभा। बाकी बचा आपका चैम्सफोर्ड, तो द्वैध प्रशासन से रिलेटेड हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये द्वैध शासन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। आपको कोई वार्न करता है मतलब आपकी सुरक्षा चाहता है वो, तो वॉर्न हेस्टिंग्स आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से।
तो इसका अगर हम देखें ना, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेजली इससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता था ना कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने मैसूर और मराठों के साथ में युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। ठीक है। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था, बफर स्टेट। रिंग ऑफ फेंस इसी को कहते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ का घेरा है ये। ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी राजा महाराजा जो होंगे, अगर वो वॉरेन हेस्टिंग्स की बातों को मानते हैं तो इसके चारों ओर ये अपनी सेना तैनात कर देगा और इसकी सुरक्षा करेगा। यही है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। तो यही बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य था कि केवल अपने राज्य की रक्षा करना, या हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से रक्षा करना, ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित हो। तो वही अफ़गान और मराठों का भय था, तो इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। मतलब सोचिए, रक्षा तो अंग्रेज करेंगे, लेकिन उसमें जो भी खर्च आएगा, सिपाहियों को रखने का, खाना पीने का, युद्ध में लड़ने का, रसद का सामान, सो जो भी आएगा तो नवाब ही उस पर व्यय करेगा, पैसा देगा, और बदले में वो सब उसकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। वेली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य किया गया। इसने सहायक संधि भी अपनाई थी, मतलब चलाई थी, तो बहुत सारे लोगों को इसने बोला था कि अपनाने को। तो उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। तो ये सभी चीज़ें हैं। 1765 से 1813 तक चला अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ, ये सभी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम वेले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार के बारे में बात करें, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वेले ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने इसका ये आविष्कार नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड, मतलब विस्तृत एरिया पे यूज़ किया था वेले ने। हालांकि जो डुप्ले था ना, प्रथम ऐसा यूरोपीय था जिसने अपनी ये सहायक संधि का निर्माण किया था। मतलब सहायक संधि सबसे फर्स्ट टाइम आविष्कारक के रूप में अगर जाने डुप्ले था, लेकिन वेले ने उसको विस्तृत पैमाने पर इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1765 ईस्वी में पहली जो सहायक संधि थी अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। ठीक है। फिर सबसे पहले तो देखिए हैदराबाद का निज़ाम 1798 से, फिर 1800, फिर मैसूर, तंजौर, अवध 1801। ठीक है। और उसके बाद ये अवध, ये 1801, ये वेलेजली वाला है और ये दूसरा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बराड़ के भोसले, उसके बाद सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी लोगों ने धीरे धीरे अपना लिया। बस ये पूछा जाता है सबसे पहले किसने अपनाया, हैदराबाद। और अगर सबसे पहले मराठा की बात करें, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है कि बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। फिर बाजीराव सेकंड जो था भागकर बसीन में शरण ली और 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की, और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ये सहायक संधि बन गई। सहायक संधि में क्या होता था कि बाजीराव सेकंड जो थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, ये गए अंग्रेजों से मदद मांगने और बदले में कहा कि मैं आपको पैसे वगैरह सब कुछ दूंगा और आपकी सहायक संधि स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे साम्राज्य की रक्षा कीजिए। ठीक है। और ये किससे रक्षा करिए, तो ये जसवंत के भाई की जब हत्या कर दी तो जसवंत होलकर की सेना ने, सिंधिया की संयुक्त, तो यही जसवंत होलकर की सेना से। ठीक है। बसीन की संधि फिर 1802 में होती है अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में क्या कथन सही है। मेयो आपको पता होगा कि जनगणना के लिए बेसिकली जाने जाते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए कथन सही है पूछा है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4
चारों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट आंसर हैं मेयो के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसका शासनकाल था 1869 से 72 तक, और ये पत्राचार अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी करता है, जिसमें ये सारे ही कुछ लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक इसी की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। सिंध का विलय, ये एलन बरो, अभी हमने पढ़ा था, एलन बरो के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था, और तभी प्रथम अफगान युद्ध होता है, आंग्ल अफगान युद्ध। फिर डलहौजी के काल में कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ये अवध का विलय हो गया था। ठीक है, और सतारा का विलय 1848 में हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? लॉर्ड इरविन। इरविन के टाइम ड्यूरेशन में ये 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? कर्जन ने की थी, जो कि बंगाल का विभाजन इसने किया था, 1901 में किया था। इसका उद्देश्य था कि जो देशी नरेशों के राजकुमार हैं, सामंत हैं, उनके पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। विक्टोरिया जो थी, भारत के साम्राज्ञी कब नियुक्त की गई? तो 1877 में नियुक्त की गई, रॉयल टाइटल्स एक्ट के थ्रू। ठीक है, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। एडवर्ड 7th को सम्राट, और जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, इनको 1903 में किया गया था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। फिर ये किसने कहा था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यही कर्जन था। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर 1905 में इसने विभाजन किया था बंगाल का, ये ध्यान रखना है। फिर ये देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे राय बहादुर और मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पे कैनिंग था, तो कैनिंग इसमें से कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो सी राजगोपालाचारी, ये आपको पता होगा। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। फिर 26 जनवरी 1950 तक ही रहे। फिर 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस को छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, तो अभी इसके हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।